नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन देश में इन दिनों जाति पर ही सियासी कड़ाई कुलबुला रही है और इसमें नया तड़का लगा है जातिगत जनगणना का। बिहार से यह मांग उठी है जिस पर पूरे देश भर में बहस शुरू हो गई है और हम इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि बीते दिनों ही लोकसभा में एक सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार केवल एससी एसटी को ही गिनती कराने के पक्ष में है, जबकि फरवरी 2019 में विधानमंडल और 2020 में बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास होने के बाद दो बार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया है, लेकिन दोनों बार प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक नई बहस छेड़ दी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे एससी एसटी के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जाति की वास्तविक संख्या के आधार पर सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। नीतीश को इस मसले पर अपनी विरोधी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का भी साथ मिला है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तभी से जाति पर आधार पर जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा किस जाति में कितने लोग आज भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, इसका भी पता चल जाएगा। इसके साथ ही एनडीए के एक अन्य सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और महाराष्ट्र के नेता रामदास अठावले भी जातिगत जनगणना की मांग कर चुके हैं। तो वहीं अब बीजेपी का कहना है कि देश में जाति आधारित जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि 1947 में देश आजाद होने के बाद 1951 में तत्कालीन सरकार के पास जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव आया था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। तो बीजेपी का यह भी कहना है कि 2011 में आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कराया गया और आज उसी के आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब लोगों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। तो देश के 80% लोगों को अनाज, 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर, आयुष्मान योजना के लाभ के साथ अन्य तरह की जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, इसलिए आज देश में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो स्थिति 2010 में ऐसी ही उत्पन्न हुई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव सरी के कई नेताओं ने यह मांग संसद में उठाई थी कि जातीय आधारित जनगणना हो। तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया। हालांकि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है, यह भी देखने वाली बात होगी और इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जातिगत जनगणना आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही और इसकी जरूरत क्यों है। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व बीजेपी विधायक हैं, राम पांडे जी कांग्रेस से प्रवक्ता रहेंगे और लोकेंद्र गुर्जर, अध्यक्ष ओबीसी एससी एसटी मंच से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? वोट मांगने के लिए खुद प्रधानमंत्री कहते फिरते हैं मैं दलित परिवार से हूं, लोगों को दलित वोट बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जब दलितों को अगर गिनने की बात आ रही है, उनकी वास्तविक गिनती की बात आ रही है, तो सरकार कदम पीछे कर रही है। एक तो आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं दलित हूँ, ये कहना आपका मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहाँ से ये सुन लिए हैं। कहाँ से क्या? सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं वो कि मैं दलित हूँ। तो इसको सुधार लीजिए। उन्होंने अपने को ओबीसी कहा है, पिछड़े वर्ग से आता, दलित नहीं कहा। दलित और पिछड़े वर्ग का अंतर अपन को करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। क्षमा करिए। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा। कभी कोई बात अगर कही जाती है तो उसके आगे पीछे के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको लेकर के कोई बात अगर कही गई, पर आप प्रधानमंत्री जी की बात जो कर रहे हैं, आप देखिए केंद्र की सरकार ने या हमारे राज्य की सरकार ने जहां भी बीजेपी काम कर रही है
वहां पर हमने जो भी योजनाएं कल्याणकारी बनाई है व्यक्ति निहित, उन योजनाओं में न किसी जाति का उल्लेख किया है, न किसी संप्रदाय का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ आयुष्मान कार्ड है, उसमें कोई जात का मतलब नहीं, किसी धर्म का मतलब नहीं, किसी संप्रदाय का मतलब नहीं। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो गाइडलाइन की पात्रता रखता है, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, देश का नागरिक होना चाहिए और जो उसकी कंडीशन है वो लागू होना चाहिए। इसी तरह मैं छोटी छोटी बात बता दूं जल्दी में, प्रधानमंत्री आवास, उसमें कहीं कुछ नहीं है कि कोई दलित को मिलेगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि गिनती क्यों नहीं हो रही है? गिनती में क्या दिक्कत है? योजनाएं अच्छी बात है, हर सरकार योजनाएं लाती है, सभी के लिए आती हैं, लेकिन उन लोगों की गिनती कराने में क्या समस्या हो रही है? उस पर भी आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास बनने की बात आई और उसमें सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम का एजेंडा है। और जब सबका साथ सबका विकास, गेहूं खरीदना है, धान खरीदना है, फसलें खरीदना है, उसमें कोई जाति का भेद नहीं, बल्कि दलित बंधु जो है या पिछड़े बंधु हैं, जो थोड़ी सा कहीं ना कहीं कमजोर है वर्ग के हैं, उनको जो आरक्षण का लाभ या अन्य जो भी लाभ मिलते रहे हैं वो लाभ मिलते रहे। पर जितनी योजनाएं हमने बनाई बीजेपी सरकारों ने, उस योजनाओं में हमने कहीं न मुस्लिम, न हिंदू, न ईसाई, न कोई जाति। अब आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, है क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी में सच ये है कि हमारे यहाँ सर योजनाएं सभी सरकारें बनाती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सभी सरकारें बनाती हैं। नहीं, पहले जो योजनाएं बनती थी, अगर आप आगे नहीं इसी पर बोलना है तो सुनिए, पहले जो योजनाएं बनती थी वो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अधिक योजनाएं बनानी पड़ रही थी। परिस्थितियां उस समय क्या रही, जो कांग्रेसें थी उन्होंने इस ढंग से योजनाएं बनाई, पर हमारी कोई भी योजना, किसी भी तरह की योजना जो जन कल्याणकारी है, बेटियों का विवाह कराना की बनाई या अन्य अभी 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की बनाई, और इस नाते इसमें हमने जाति भेद नहीं किया, न कोई धर्म का। लेकिन सर मैं गिनती की बात कर रहा हूँ। मैं बात उसको मैं करने पाऊँ तो कर लूँ भैया। मैं आपसे ये कह रहा था कि सार्वभौमिक रूप से अगर अपन सोचे तो अपन ने आजादी के तुरंत बाद लोकतंत्र स्वीकार, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ शिक्षा भी थी और पुरानी पीढ़ियों से वर्ण व्यवस्था, जातिवाद ये सब कुछ था, और इसलिए हम आम आदमी को राष्ट्रवाद और लोकतंत्र सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। राम पांडे जी, कांग्रेस भले ही अब इस मुद्दे को लेकर के आगे आने की कोशिश करे, लेकिन गलतियां कांग्रेस की सरकार में भी हुई। जब 2009-10 में जब इसको लेकर के बात चली थी, तब कांग्रेस ने पीछे कदम हटाए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। लेकिन इसमें समस्या क्या होती है? जब अगर राहुल गांधी कहीं वोट मांगने जाते हैं, वो अपना गोत्र बता देते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं। जब जात दिखाकर वोट मांगा जा सकता है, तो जो जातियां जो जरूरत है कि उनकी भी कम से कम गिनती की जाए कि वो उनकी संख्या कितनी है, उसमें कमजोर वर्ग के कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं, उनकी जनगणना कराने में क्या दिक्कतें थी? पहली बात तो राहुल जी ये जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं और ना उन्होंने कभी ऐसा बोला है ना कहा है। और जो हमारे कांग्रेस की जो 70 साल से सरकार थी और जो 1947 से जितने भी काम हुए थे वो सबके लिए थे। स्कूल सबके लिए बने थे, कॉलेज सबके लिए बने थे, अस्पताल सबके लिए थी, बिजली सबके लिए थी, सड़क सबके लिए थी, हर व्यवस्था सबके लिए थी। बाद में भी मनरेगा देखे, खाद्य सुरक्षा बिल जिसके अंतर्गत मोदी जी 80 करोड़ लोगों को खाने की बात कर रहे हैं, ये खाद्य सुरक्षा बिल भी कांग्रेस का था। तो जितनी भी योजनाएं थी कांग्रेस सरकारों की वो सबके लिए थी। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से बहुत ज्यादा खराब थी। तो उनके लिए कांग्रेस ने आरक्षण की व्यवस्था की थी कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इनका भी सामाजिक और आर्थिक स्तर उठे और ये पूरे सबके साथ में ये चले। तो अब देखिए, अब पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है,
SC ST आयोग बना हुआ है और कहीं कहीं सवर्ण आयोग बना हुआ है। अब ये आयोग बने हुए हैं, इन आयोग का बजट कैसे निर्धारित होगा यदि आपके पास जनसंख्या नहीं होगी? तो मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, लेकिन जब कुछ चीजें बना दी गई हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना हुआ है, यदि उस आयोग के पास जनसंख्या नहीं होगी तो उसके पास बजट कैसे निर्धारित होगा? और बजट नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? इसी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, जब पिछड़े वर्ग की जनसंख्या ही नहीं पता होगी तो पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कैसे काम करेंगे? मतलब ये मान लें कि अब कांग्रेस चाहती है कि जनगणना हो। जी, ये अभी कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। उनका क्या मैसेज आता है ये मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आपके व्यक्तिगत विचार हैं कि जनगणना होनी चाहिए? नहीं, जो परिस्थितियां इस तरह से निर्मित हो गई हैं, परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो गई हैं और एक मोटा मोटा हम सबको पता ही है, हम सब जगह देखते हैं कि 22-25% SC ST हैं, 50-55% OBC हैं, 25-30% सवर्ण है। आखिर ये फिगर कहां से निकल के आया? तो ये फिगर यदि पूरी तरह से आंकड़ों के साथ आ जाए तो ये भ्रम भी खत्म हो जाएगा। हर जाति कहती है कि मेरी जाति के लोग ज्यादा हैं, मेरी जाति के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, जनसंख्या जाति के आधार पर होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है जातिवाद। जातिवाद में कट्टरता, जातिवाद में एक दूसरे के साथ नफरत। यदि एक जाति दूसरी जाति के साथ प्रेम करती है, चलिए आपने माना कि आप इससे ताल्लुकात रखते हैं कि जो ऐसी परिस्थितियां जो बन रही हैं पटल पर, तो इसकी कम से कम गणना की जाए। या तो इन आयोग को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल। लोकेन जी, आयोग खत्म कर दिया जाए। लोकेन गुर्जर जी हमारे साथ बने हुए हैं, अध्यक्ष हैं OBC SC ST मंच के। लोकेन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मैंने सबसे पहले तिवारी जी से पूछा, वो भी उस मुख्य बात से कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे, उन्होंने इधर उधर से जवाब दिया लेकिन मुख्य जवाब नहीं दिया। लेकिन राम पांडे ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना होनी चाहिए। आखिर क्यों पार्टियां, राजनीतिक दल इस मुद्दे से बचना चाहती हैं? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, या इस पर किस तरह की अब स्थिति बन रही है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सपोज करिए कि इतने जैसे आयोग बने हुए हैं, राम पांडे जी अभी कह रहे थे, वो आप बिल्कुल, मैं उस बात से सहमत हूँ कि आयोग बने हुए हैं। जब तक किसी चीज की, सपोज करो हमारे पास 100 रोटियां हैं, ठीक है कि नहीं, हमको 100 रोटियां 100 लोगों में बांटनी है, लेकिन जब तक हम 100 लोगों की गिनती नहीं करेंगे किसको कितनी देनी है, किसको कितनी मिलना चाहिए, तब तक हम उसका बंटवारा कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जातिगत जनगणना जब होगी तो उसमें सब स्पष्ट निकल के आ जाएगा किस जाति के कितने हैं, किस जाति का कितना है। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से वो अपना हक अधिकार मांगेगा, उसके हिसाब से उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। आज इस देश में OBC की जनसंख्या लगभग 50% से ऊपर है, आंकड़ा कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि OBC की लास्ट जाति जनगणना 1931 में हुई थी, वो अंग्रेजों ने कराई थी। उसके बाद से आज तक इस देश में गधों की, घोड़ों की, बैलों की, गाय की, पेड़ों की, सबकी हो रही है, लेकिन पिछड़ों की कोई गिनती नहीं हो रही है। जब तक, यदि आप सच में कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC से हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं OBC से हूँ, यदि आप सच में OBC से ताल्लुक रखते हैं और सच में आप OBC ऐसी हैं, तो आप जातिगत जनगणना कराइए ना, और आंकड़ा प्रस्तुत करिए कि देश में इतने % OBC हैं। फिर उसके हिसाब से उनको जो भी आप उनको देना चाहते हैं, आप उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं या कुछ भी और भी आयोग के थ्रू या कहीं भी उनको आप उनका लाभ देना चाहते हैं, तो बिना गिनती के आप कैसे संभव कर सकते हो? तो मेरा तो ये पूर्ण मांग शुरू से रही है, आज भी और कल भी रहेगी, उसके लिए लड़ते रहेंगे कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकने वाला। तिवारी जी, सर आप काफी सीनियर नेता हैं, आप अच्छे संवैधानिक पदों पर भी रह चुके हैं। किस तरह से अब देख रहे हैं आप, क्योंकि अब ये जो जिन है जातिगत जनगणना का, वो बाहर निकल आया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं और अब ये ज्यादा अपना रूप भी बदलेगा, विशाल भी इसको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में आपके ही समर्थन वाली जो सरकार है वो भी इस बात को लेकर के फिर तैयार हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। बीजेपी को दिक्कत कहां आ रही है दरअसल इसमें? क्या बीजेपी को यह डर लगता है कि अलग अलग जातियों की इनकी अगर जनगणना हो जाएगी तो ये लोग अलग हो जाएंगे या बीजेपी का वोट छिन जाएगा? क्या डर है? न कोई भय है,
और दूसरी बात आपने जो कहा कि ये जिन्न बाहर निकला है, ये कोई जिन्न भी नहीं है, ये कुछ लोगों के विचार हैं। और जैसा भी भाई साहब ने कहा जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमने मांग की है, हम मांग आगे भी करते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे। ये जिन्न नहीं है, ये आपने ये भी बताया है कि पूर्व में, और ये बातें आप पार्लियामेंट में भी नेहरू जी के जमाने में भी आदरणीय पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार जी ने स्वयं इस बात को खारिज किया था कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं। उसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं देश की आजादी के बाद हमने लोकतंत्र स्वीकार किया है। तो हो सकता है कि जातिगत जनगणना में जो लोग कमजोर संख्या में हैं, अपनी नीति तो ये रही है, कांग्रेस के जमाने में भी, आज भी यही नीति है, और दुनिया में भी एक सामान्य नीति है कि जो कम है, पर यदि वो कमजोर है, उसका रहन सहन, उसकी शिक्षा, उसका ये सारा मामला, तो उसको हम अलग से देंगे। और यदि सिर्फ इतनी बात हो जाएगी जिस जाति के लोग ज्यादा हैं उनको सुविधा मिले और बाकी की जातियां कहाँ जाए, और इसलिए हमने राजनीतिक रूप से, हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि सबका साथ सबका विकास। अब जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? जनगणना तो ऑलरेडी होती है पूरे देश की, और देश को यदि लोकतंत्र और ये जातिवाद से कहीं न कहीं ये दृष्टि में ले आना है कि नहीं, जिसको जरूरत है, जिसको आवश्यकता है, उसको उस आवश्यकता की पूर्ति हो, चाहे वो जिस समाज से आता हो, चाहे जिस संप्रदाय से आता हो। जिन मित्रों को लगता है कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अब नीतीश कुमार जी को या बिहार के मुख्यमंत्री जी को या बिहार की पार्टियों को या अन्य राज्यों में भी किसी पार्टी को लग रहा है कि हमको जातिगत जनगणना की बात करना है, उसे करना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि हम इस पचड़े को कम करना चाहते हैं, और हम सर इसमें तो कोई ज्यादा वैसा विशेष अधिक मतलब भार भी नहीं पड़ेगा सरकार पर, पैसे की बात आई कहाँ? अभी पैसे की बात कहाँ आ गई? पैसे की बात नहीं है, वर्गवाद और न पनपे और न बढ़े, वर्ग संघर्ष की स्थिति न बने, और जो कमजोर है उसको भी उसका लाभ मिले, भले उसकी जाति की संख्या कम है कि ज्यादा। सर 4-4, 5-5 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं जाति के लिए, जाति के लिए 4-4, 5-5 डिप्टी सीएम बना रहे हैं जाति साधने के लिए। नहीं बिल्कुल, ये जातिवाद नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे कि 60-70 वर्षों में सभी, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, हम सब जो लोग भी राजनीति करते रहे, जो हमारे पुरखे थे, और हम सबने प्रयास किया होगा कि इस जातिवाद से हम उभरे। अभी बिहार के चुनाव में, यूपी के चुनाव में यही एक बड़ी समस्या है कि वहां पर 30-30 वर्ष से जो है तो सिर्फ कभी एम भाई बना के, कभी कुछ बना के, जातियों को प्रोत्साहन दे के, कुछ जातियों को अपमानित करके, और वहां पर राजनीति की गई और सरकारें चलाई गई। उसके भी कोई बहुत अच्छे नतीजे उन वर्गों को भी नहीं मिले। मुलायम सिंह जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही, लालू जी की सरकार रही, पर वहां पर भी उन जातियों को कोई विशेष लाभ इसका सबका मिला नहीं। और इस नाते बीजेपी का साफ साफ कहना है कि चाहे वो जिस जाति का हो, यदि भारत माता का पुत्र है, हिंदुस्तान का नागरिक है, तो उसकी जो नैतिक जवाबदारियां शिक्षा की, स्वास्थ्य की और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की है, वह सरकार की सबके प्रति समान है। और जो इसमें आएगा उसको लाभ दिया जाएगा। राम पांडे जी, अगर कुछ लोग कोई विषय चला रहे हैं तो उसमें बहुत ये सोच रहे कि जो कोई जिन्न बाहर आ गया, ये बहस बड़े लंबे समय से चल रही है। तभी कह रहा हूँ ना कि चुनाव होते हैं तब ये चीजें बाहर निकलती हैं और फिर अंदर छुप जाती हैं। अगर इसे जिन्ना कहूँ तो और क्या कहूँ? ठीक है ना, आप पत्रकारिता की भाषा है, बहुत अच्छा है, पर मैं आपको बताऊं कि अभी आपने ही बताया कि कांग्रेस ने, मैंने भी बताया कि पटेल जी ने इसे खुद खारिज किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अभी आपने बताया कि बीच में भी जब ये लालू जी मुख्यमंत्री वगैरह रहे तो इन लोगों ने मांग करी, और उस समय कांग्रेस की सरकार ने भी और अपने को इससे बचाने की कोशिश की। मैं सोचता हूँ उस समय भाव उनका भी यही रहा होगा कि हम देश के अंदर लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, और आने वाली जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी इससे बहुत उभर चुकी है। चलिए राम पांडे जी, राम पांडे जी, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार आखिर, मोदी सरकार आखिर क्यों इस जातिगत जनगणना कराने में पीछे हट रही है? क्या इसमें बीजेपी का कोई नुकसान है?
नहीं, वो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है। आप देखिए अभी यूपी में, दिल्ली में और यहाँ तक कि पूरे देश में होर्डिंग बोर्डिंग लगे हुए हैं कि हमने इतनी पिछड़ी जातियों को केंद्रीय मंत्री बनाया। अभी जो मोदी जी का नया मंत्रिमंडल बना है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचार कर रही है, खासकर यूपी में ज्यादा प्रचार कर रही है कि हमने इतने ओबीसी को मंत्री बनाया है। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में जाते हैं, जहां जो जाति होती है वहां कहते हैं पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूं। जहां अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं अति पिछड़ी जाति से हूं। जहां दूसरे वर्ग के लोग हैं वहां चुपचाप रहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री खुद जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई थी, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में पदाधिकारियों के नाम के आगे जाति लिखी थी। अब इससे बड़ा जातिवाद क्या? जब आप जातिवाद सरासर कर रहे हैं, आपके यहाँ ये वाली बात होती है कि पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाना है या अगड़ी जाति का बनाना है। आप देखिए यूपी में कितना जातिवाद चल रहा है, ब्राह्मणों की सरेआम हत्या की जा रही है, हजारों ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई यूपी में। इतना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यूपी में जातिवाद चल रहा है। तो जब जातिवाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बढ़ा रही है, और नीतीश कुमार कौन है? इन्हीं के तो मुख्यमंत्री हैं। यदि ये समर्थन वापस ले ले तो नीतीश कुमार तो हट जाएंगे। जब नीतीश कुमार कह रहे हैं तो या तो उनकी बात मानो या उनको डांट दो कि आगे से आपको ऐसा लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी राजनीति करती है वो दोगली राजनीति करती है। और जनगणना अब तो बहुत आसान हो गई है, कांग्रेस ने आधार कार्ड दे दिया है, उस आधार कार्ड अब सबका बन चुका है, उस आधार कार्ड में जाति भी लिखी हुई है। आधार कार्ड के आधार पर आप मतगणना करा लीजिए, आपका जो कागजों का खर्चा है वो भी बच जाएगा। जब आधार बिल्कुल, कार्ड और उसमें कोई विशेष काम भी नहीं है, उसमें एक दो कॉलम बढ़ाने हैं बस। तो आधार कार्ड के बेसिस पर आप जाति की गणना कर सकते हैं। और ये जितने आयोग बने हैं, यदि जाति की गणना नहीं की जाएगी तो पिछड़ वर्ग आयोग का क्या काम, सवर्ण आयोग का क्या काम, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का क्या काम? और ये आयोग केंद्रीय स्तर पर बने हुए हैं और प्रदेश स्तर पर भी बने हुए हैं। शिवराज सिंह जी ने अभी सवर्ण आयोग की घोषणा भी की है। जब सवर्णों की जनसंख्या का पता ही नहीं होगा तो उनके लिए आप बजट का क्या प्रावधान करेंगे? इसका मतलब जो आपकी झूठ बोलने की जो रणनीति है कि झूठ बोल दिया था, करीब साल भर होने को आ गया, शिवराज जी ने बोला था सवर्ण आयोग का गठन करेंगे, वो अभी तक हुआ नहीं है। वो एक अलग मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की एक आदत है, शैली है। तो या तो आप हाँ कीजिए या मना कीजिए, दोगली राजनीति नहीं। एक तरफ तो आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपका ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बार बार आपको लिख कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ठीक है देखते हैं, पेंडिंग कर रहे हैं। आप ये यूपी का चुनाव है, यदि चुनाव में जनगणना से फायदा होगा तो ये उसकी परमिशन दे देंगे, यदि चुनाव में नुकसान होगा तो नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने से मतलब है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि देश में जातिवाद बढ़ेगा, कट्टरता बढ़ेगी या जनगणना से कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। इनका केवल एक ही गणित होता है कि हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। चलिए लोकेन जी, एक कमेंट आपका चाहिए। देखिए, बीजेपी कहती भर है, करती नहीं है। इस प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि हम 27% आरक्षण देंगे, पर ये नहीं पता कब देंगे हैं। जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी के लिए ये करेंगे, हमने ओबीसी को 27 मंत्री बनाए, हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया तो है चिकित्सा से शिक्षा में। कब दिया? अभी कल परसों घोषणा हुई है। घोषणा होने में और लागू होने में बहुत फर्क है। घोषणा तो 2 करोड़ बेरोजगारी की भी हुई थी, घोषणा तो पर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे उसकी भी हुई थी। घोषणा तो ये हुई थी काला धन भी वापस आएगा, क्या वो आया? क्या घोषणा और लागू होने में बहुत बड़ा फर्क है। अभी सिर्फ प्रेस रिलीज करके कहा है कि हम देंगे, पर दिया नहीं। देंगे तब बात करेंगे कि हाँ इन्होंने जी ठीक है। जी तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये देखिए भाई साहब ने एक तो पहले उनको मालूम ही नहीं था कि 27% परसों ही या कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेडिकल शिक्षाओं में
27% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने जब आपने कहा कि नहीं अभी अभी कहा है, तो उन्होंने कहा कि वो घोषणा हुई है, लागू जब होगा तब देखेंगे। इस तरह की बातों से मैं सोचता हूँ कि बात की गंभीरता ही नष्ट होती है। और ये कहना कि 27% की जो कल से घोषणा हुई है मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के लिए, उस पर लागू एक दिन में तो होता नहीं है। पहले तो घोषणा ही होती है, निर्णय होता है, और उसके बाद उसके आदेश चले जाते हैं। और मैं राम भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो फ्लो में बोलते हैं, उन्होंने कहा हजारों ब्राह्मण की हत्या हो गई। मैं तो ऐसा नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं उन्हें सामने लाना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने कहा था कि सवर्ण आयोग हम बनाएंगे, उनने बनाया नहीं। आपको जानकारी नहीं भैया, सवर्ण आयोग पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा है। इसके प्रथम अध्यक्ष मध्य प्रदेश में हुए थे आदरणीय बाबूलाल जी जैन, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। अभी आपके ग्वालियर संभाग के आदरणीय बालेन्द्र जी शुक्ला सवर्ण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए सर थोड़ा सा, सवर्ण आयोग उसका नाम नहीं है, सवर्ण आयोग उसका नाम नहीं है। यदि सवर्ण आयोग होता तो शिवराज सिंह जी दोबारा उसकी घोषणा नहीं करते। शिवराज सिंह जी ने घोषणा क्यों की फिर दोबारा? जब 10 साल से चल रहा है तो शिवराज सिंह जी को घोषणा करने की क्या जरूरत थी? आप झूठ बोल रहे हैं। सवर्ण आयोग के नाम से कोई आयोग नहीं है, सवर्ण आयोग नहीं है, उसका नाम है निर्धन आयोग। निर्धन आयोग है, सवर्ण आयोग उसका नाम नहीं है। यदि था तो शिवराज सिंह ने दोबारा से क्यों उसकी घोषणा की? अपन सुनिए। चलिए सर समय की थोड़ी सी बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन अब जाति की बात निकलकर सामने आ रही है, जातिगत जनगणना की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार का साफ तौर पर मना है कि वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनके समर्थन वाले नीतीश कुमार अब थोड़े से अग्रेसिव हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर के, और वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे कि जातिगत जनगणना, इस बार की जनगणना में ओबीसी की जनगणना शामिल की जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज पर।